प्रधानमंत्री ने कोविड की स्थिति को लेकर 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ किया संवाद। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट के साथ ही टीकाकरण पर दिया जोर। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की 15वीं बैठक में मुख्यमंत्री ने 158 एमयू पर कार्रवाई शुरू नहीं होने के कारण निरस्त करने का लिया निर्णय। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पंजीयन कराना सरल। पूर्व में पंजीकृत किसानों को धान बेचने के लिए पंजीयन की आवश्यकता नहीं। और राजनांदगांव के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में 33 जवानों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। तीसरी लहर के मद्देनजर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने अस्पतालों में किया गया इंतजाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट के साथ ही टीकाकरण कोविड से निपटने में कारगर है। प्रधानमंत्री ने आज कोविड की स्थिति पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र और केरल के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअली बातचीत करते हुए यह बात कही। ऐसे ही ट्रेंड हमें सेकंड वेव के पहले जनवरी फरवरी में भी देखने को मिले थे। इसलिए आशंका स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है कि अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो मुश्किल हो सकती है। बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिल स्टेशनों और बाजारों में लोगों की भीड़ चिंता का विषय है। उन्होंने कोविड से बचाव के उपायों का कड़ाई से पालन करने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी हमारा मुद्दा ये होना चाहिए कि हम तीसरी लहर से अपने आप को कैसे बचाएं। देश ने इतनी बड़ी महामारी से मुकाबला आपसी सहयोग और एकजुट प्रयासों से ही किया है। सभी राज्य सरकारों ने जिस तरह एक दूसरे से सीखने का प्रयास किया है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझने का प्रयास किया है, एक दूसरे को सहयोग करने की कोशिश की है और हम अनुभव से कह सकते हैं कि ऐसे ही प्रयत्नों से हम आगे इस लड़ाई में विजयी हो सकते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले श्री मोदी ने असम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों के साथ भी बातचीत की थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के 103 और वर्ष 2001 से वर्ष 2018 तक के 55 एमयू पर कार्रवाई शुरू नहीं होने के कारण उन्हें निरस्त करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की 15वीं बैठक में मक्का और गन्ना से बनने वाले एथेनॉल प्लांट के पूंजी निवेश के प्रस्तावों को जल्द से जल्द मंजूरी देने की बात कही। उन्होंने प्रभावशील एमयू के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने उद्योगों की समस्याओं को दूर करने के लिए 2 समितियों का गठन करने के निर्देश दिए। नीतिगत मामलों के संबंध में उद्योग मंत्री की अध्यक्षता और क्रियान्वयन संबंधी मामलों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित करने को कहा। बैठक में उद्योग मंत्री कवासी लखमा, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल सहित आला अधिकारी मौजूद थे। राज्य सरकार द्वारा बैठक में लिए निर्णयों पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि जिस तरह से बस्तर के लोहंडी गुड़ा में जमीनें वापस की गई हैं, उसी तरह कोरबा में भी जमीन वापस की जानी चाहिए। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के द्वारा जो एमयू किए गए थे, वर्तमान सरकार के द्वारा उसको निरस्त की गई है और इसके पीछे जो बड़ी बात है कि
प्रदेश का खजाना खाली है और ऐसी स्थिति में कि खजाना कैसे भरा जा सके। कुल मिलाकर के कोरबा का एक जो प्रकरण आया, जो कांग्रेस की सरकार के समय जो किए गए थे, और वहाँ के किसान आंदोलनरत है कि उनकी ज़मीन वापस होनी चाहिए। जिस प्रकार से बस्तर में ज़मीन लोहंडीगुड़ा को वापस किया गया है, आज कोरबा के लोगों के द्वारा लगातार इस बात को लेकर के ज्ञापन और उसके साथ में मांग की जा रही है। मुझे लगता है कि उनके ज़मीन वापस करेंगे किसानों को, तो निश्चित रूप से उस किसानों का भला होगा। गौरतलब है कि वर्ष 2019 से अब तक 115 एमओयू प्रभावशील है। इनमें प्रस्तावित पूंजी निवेश 46,937 करोड़ रुपए है। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि 92 परियोजनाओं में क्रियान्वयन शुरू हो गया है, जबकि एक में उत्पादन का काम भी चल रहा है। वहीं 23 नए एमओयू के तहत कार्य शुरू किया जाना है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत संयुक्त खातेदार किसानों को पंजीयन के लिए अब शपथ पत्र नहीं देना होगा, सिर्फ स्व घोषणा पत्र देना होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना का सुगम तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए योजना के गाइडलाइन में आंशिक संशोधन किया गया है। कृषि विभाग ने इस संबंध में जारी संशोधित आदेश में कहा है कि ऐसे किसान जिन्होंने खरीफ वर्ष 2020-21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचा था, उन्हें अब फिर से पंजीयन कराने की जरूरत नहीं। वहीं खरीफ की प्रमुख फसल मक्का, कोदो, कुटकी, सोयाबीन, अरहर और गन्ना के विक्रय के लिए किसानों को पंजीयन कराना होगा। नई गाइडलाइन के अनुसार संयुक्त खातेदार किसानों का पंजीयन नंबरदार के नाम से किया जाएगा और इस संबंध में अब सिर्फ स्व घोषणा पत्र देना होगा। संयुक्त सचिव कृषि केसी पैकरा ने संशोधन आदेश के अनुसार पंजीयन की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। योजना का लाभ लेने के लिए किसान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पोर्टल पर जाकर 30 सितंबर तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास अभी भी 2,51,00,000 से अधिक कोविड टीके उपलब्ध हैं। केंद्र के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 41,10,00,000 से अधिक टीके उपलब्ध कराए गए हैं। 52,90,000 और टीके जल्द ही मिल जाएंगे। गौरतलब है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान का नया चरण पिछले महीने की 21 तारीख से शुरू हुआ था। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार मुफ्त टीके उपलब्ध करा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार टीका निर्माता कंपनियों से 75% टीकों की खरीदी कर रही है। अभियान के तहत अब तक 39,53,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण के साथ ही संक्रमितों के उपचार पर भी फोकस किया जा रहा है, जिससे कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 97.28% पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में 38,949 संक्रमण के नए मामले मिले हैं। देश में उपचार करा रहे संक्रमितों की संख्या 4,30,422 है। प्रदेश की स्थिति की बात करें तो कल 333 नए संक्रमितों का पता चला है। राज्य में वर्तमान में कोविड संक्रमण के 4,016 सक्रिय मामले हैं। राज्य में टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 1,09,07,690 टीके लगाए जा चुके हैं। 79 लाख से ज्यादा लोगों ने पहला टीका और 19 लाख से अधिक लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। राजनांदगांव जिले के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के 35 जवानों में कोरोना संक्रमण का पता चला है। जवानों के संक्रमित पाए जाने पर कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी मिथिलेश चौधरी ने बताया है कि बीते 4 दिनों से जांच के दौरान कोरोना संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया था। कल अचानक 33 जवानों में संक्रमण की पुष्टि हुई। डॉक्टर चौधरी ने बताया कि राजनांदगांव जिला महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, इसलिए सीमावर्ती क्षेत्र बागनदी और साल्हेवारा में स्वास्थ्य विभाग शिविर लगाकर बाहर से आने वालों की जांच की जा रही है। विगत 10 से 14 दिन में 4 दिन एक भी प्रकरण नहीं आया है। 0 केस दर्ज हुआ है कोरोना का, जबकि हम लोग सैंपल लगातार ले रहे हैं। 2,500 से 3,000 सैंपल प्रतिदिन हो रहा है। और इसको देख के ये नहीं सोचना चाहिए कि जिला कोरोना मुक्त हो गया है। सतर्कता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग बॉर्डर राज्य में का जिला है, ये महाराष्ट्र लगा हुआ है और मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, तो हम लोग को काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। लोग बाहर जाते हैं, बड़े बड़े शहरों को जा रहे हैं, अगर कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे तो दिक्कत आ सकती है।
तो लापरवाही बिल्कुल भी ना करें और जब भी बाहर निकलें मास्क लगाएं, दूरी बनाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और लक्षण आने पर तत्काल अपनी जांच कराएं। डॉक्टर चौधरी ने टीकाकरण के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अभी तक 50% लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। करीब 6.5 लाख लोग टीके की पहली डोज लगा चुके हैं। वहीं 1.5 लाख से अधिक लोगों को कोरोना टीके की दूसरी डोज भी लग चुकी है। चल रहा है, हम लोग ने अभी तक 50% लोगों को टीकाकरण कर चुके हैं और प्रतिदिन टीकाकरण हो रहा है। और मेरा निवेदन सभी से यही है कि 18 से ऊपर जितने भी लोग हैं जिनको टीका नहीं लगा है, अपने आसपास के स्वास्थ्य केंद्रों या सेंटर पर जाकर, जहां पर टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है, जाकर अपना टीका जरूर लगवाएं ताकि हम कोरोना जैसी महामारी से बच सकें। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर सभी विकास खंडों में 50-50 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल बनाए गए हैं। इसके अलावा पेंड्रे स्थित चिकित्सा महाविद्यालय में ऑक्सीजन युक्त 100 बिस्तरों का कोविड अस्पताल बनाया गया है। विश्व युवा कौशल दिवस पर कुष्ठ मिशन ट्रस्ट व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र चांपा द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में युवाओं की कौशल आवश्यकताओं पर परिचर्चा की गई। इसमें दिव्यांगजनों के कौशल विकास और उनके लिए रोजगार की उपलब्धता जैसे विषय भी शामिल किए गए थे। संस्था के प्राचार्य महेंद्र राव ने कहा कि युवा वर्ग के लिए कौशल विकास योजना के जरिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। उन्होंने कहा कि हर युवा अपनी पसंद और हुनर के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार हासिल कर सकता है। उन्होंने बताया कि परिचर्चा का मुख्य उद्देश्य शिक्षित युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रोत्साहित करना है। युवा कौशल दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारा देश, जिसकी 65% से ज़्यादा जनसंख्या युवा है, और इन युवाओं के कांधों पर देश की सारी कार्य निर्भर करते हैं। क्योंकि युवा हमारे देश की एक रीढ़ है, तो इस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो भी युवाओं के कांधों पर है। जितने भी उद्योग धंधे चलाए जाते हैं वो युवाओं की कुशलता के ऊपर आधारित होती हैं। जितने ज़्यादा युवा कुशल होंगे उतनी बेहतर अर्थव्यवस्था होगी। परिचर्चा के दौरान प्रशिक्षणार्थियों की समस्याओं का समाधान किया गया। ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन के लिए पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी राजेंद्र प्रसाद और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर राजेश चौहान ने शुभकामनाएं दी हैं। ओलंपिक के लिए भारतीय एथलीट और अन्य रवाना हो चुके हैं। भिलाई निवासी पूर्व ओलंपियन और बॉक्सर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। आशा है वे इसे जरूर पूरा करेंगे। इस बार अभी तक जितने भी मेडल आए हैं अभी तक के इतिहास में, तो सबसे ज़्यादा मेडल आने की संभावना इसी में है। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा देखा गया है कि देश के प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट सबसे रिएक्ट किए, सबके साथ में इंटरेक्शन करके सबको शुभकामनाएं दिए हैं और उनके आने वाले ओलंपिक में मेडल की शुभकामनाएं दी हैं। और हमें भी आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि इस बार सभी गेम में अच्छा परफॉर्म करेंगे और मेडल आने की उम्मीद है। और आने वाले जितने भी मुक्केबाज, एथलीट, शूटर, रेसलर और भी कई स्विमर, सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं। वहीं पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर राजेश चौहान ने कहा कि भारतीय खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर मेडल लाएंगे। इसके लिए हम सब की शुभकामनाएं उनके साथ है। भारतीय दल 126 का जो दल गया है हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है हर ऑलमोस्ट हर खेल में। मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि अभी तक जितनी सफलता हम लोगों ने इसके पहले लेके आई है उससे ज़्यादा सफलता लेकर के आएंगे, मेडल्स लेकर के आएंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने काफ़ी एक सोच रखी है स्पोर्ट्स के प्रति और उसके तहत उन्होंने काफ़ी प्लानिंग्स की हैं और एक नई दिशा दी है हमारे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने की। उम्मीद करता हूं कि वो सारी सुविधाएं, उनकी सोच और सबका सही उपयोग करते हुए हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और सफलता के साथ कई सारे मेडल लेकर के आएंगे। उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं। उल्लेखनीय है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त तक टोक्यो में किया जाएगा।
कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।